डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो ये जो पहली ही लाइन है, ये पहली लाइन पढ़कर ही हमको ये समझ में आ गया कि मेटल का रिएक्शन हो रहा है किसी एसिड के साथ। ठीक है, मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है द गैस इन्वॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो हमने एक तो हमको पहले से ही पता था कि जब भी मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है ना, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। मेटल कंपाउंड जब किसी के साथ रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ और एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कब होती है? जब वो पर्टिकुलरली मेटल कार्बोनेट होता है ना। मेटल प्लस एसिड में तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, तो मेटल कंपाउंड है। अच्छा, और इन्होंने मतलब हमको पक्का कर दिया, इसमें ये लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। जो गैस इवॉल्व होती है वो एक्सटिंग्विश कर देती है बर्निंग कैंडल को, यानी कि बर्निंग जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो जो भी किसी भी आग को बुझाने का काम करे वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो CO2। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए, तो हमने ये देखा कि एक जो कंपाउंड बन रहा है यानी कि जो सॉल्ट बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कहेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहेंगे, हमने बोला है मेटल कंपाउंड ए, तो कोई ए एक मेटल कंपाउंड है, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to release a gas which produce effervescence। effervescence यानी कि झाग निकलता है। तो झाग तभी निकलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक चीज़ तो मुझे ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। दूसरा मुझे ये पता चल गया कि जो एक कंपाउंड बन रहा है वो CaCl2 बन रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमने देखा था। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि मेटल कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेटल कार्बोनेट ही होगा। कौन से मेटल का कार्बोनेट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तभी तो CaCl2 बना है यहाँ पर। कैल्शियम अपने आप से थोड़ी आ गया ना, तो यहाँ पर है, यहाँ तो HCl है। ठीक है, तो HCl का तो क्लोराइड आ गया। तो कैल्शियम कहाँ से आया है? कैल्शियम आया होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो क्लियरली कंपाउंड A will be calcium carbonate, that is CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट that is CaCO3। और ये हमको पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है और कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2- होती है। तो उधर भी 2 और उधर भी 2 एक्सचेंज हो गया, 2 से 2 कट गया तो CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्लियर है? देखिएगा इसका आंसर, द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस। Thus the metal compound A must be calcium carbonate। calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to form calcium chloride, carbon dioxide and water। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इसका रिएक्शन भी करके दिखा दिया लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होगा? CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus water। ये हो गया CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus water। अब देखिएगा यहाँ कैल्शियम का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन का 2 और 1 3 एटम है, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन इधर हाइड्रोजन के 2 है। ठीक है, क्लोरीन के इधर 2 है, इधर क्लोरीन का 1 है, तो सिंपली बस इधर 2 लगा दीजिए, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सही है? हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एक एसिड। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अपने आप में एक एसिड होता है,
तो एसिड का एसिड से रिएक्शन कराने का यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ तो उन्होंने बोला कि एक कोई भी मेटल कंपाउंड है उसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनेट लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाएगा क्योंकि CaCl2 बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 12 पर आ गए हैं अब हम। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स, रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स। एगशेल्स में कौन सा कंपाउंड होता है? कौन सा? नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो CaCO3 है ना, CaCO3, ये क्रश्ड एगशेल्स या मार्बल या लाइमस्टोन उसमें ही मिलता है CaCO3। तो अब वो बोल रहे हैं A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky। कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है? CO2, है ना। तो a solution reacts with crushed eggshells, तो crushed eggshells का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CaCO3 के साथ में कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करता है और उसके बाद एक गैस लिबरेट करता है which turns lime water milky। मुझे तो ये लग रहा है कि CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर HCl ही होगा। यही सेम रिएक्शन है जो इस क्वेश्चन में हमने देखा। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलता है? एसिड्स की प्रॉपर्टी में कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगा? जब कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास HCl ही होने वाला है, HCl। इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो आंसर इसका क्या है? HCl। The eggshells are made of calcium carbonate and the gas which turns lime water milky is carbon dioxide. Carbon dioxide gas can be formed by the action of an acid solution on calcium carbonate or eggshells. So the solution must be hydrochloric acid HCl। तो ऑप्शन है B। सर वो वाटर भी मतलब वाटर हमेशा बाय प्रोडक्ट रहता है? ज़्यादातर केसेस में बाई प्रोडक्ट होता है। जो ये रिएक्शंस हैं जो हमने अभी एसिड्स की प्रॉपर्टी देखी, उनमें जहाँ भी वाटर आ रहा है वो सब बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो एसिड्स को हम चेक कैसे कर सकते हैं? एसिड्स को चेक करने के बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली। एक तो ये है एसिड्स ऑफ कोरोसिव नेचर, तो एसिड को लिया किसी चीज़ पर डाल दिया, जल गया एसिड, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो नुकसान हो गया ना, उसका नुकसान हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि एसिड को चख कर देखा तो खट्टा है तो एसिड है, ठीक है। या तो खट्टा लगेगा या फिर जीभ भी जल जाएगी, ठीक है, फिर डॉक्टर के पास दौड़ोगे, ठीक, क्योंकि मिनरल एसिड चख लिया जी आपने। तो दूसरा क्या है कि लिटमस पेपर लेकर आओ। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से समझ में आता है कि कौन सी चीज़ एसिड है या नहीं है। उसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई मेथड जिससे हमें ये पता चल जाए कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें एक ये चीज़ कॉमन है जो मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो ऐसा क्या है जो हर एक एसिड में कॉमनली हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा क्या चीज़ है? इसमें है ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन आपको मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज़। The hydrogen present in acids is such that when acid is dissolved in water, it separates out as positively charged hydrogen ions and enters the solution as H plus aqueous ions, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि एसिड्स में कॉमन क्या है? एसिड्स में कॉमन ये है कि एसिड को जब भी पानी में डिजोल्व करेंगे तो एसिड ना टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने का मतलब है टूट जाना। तो वो टूटेगा किस तरीके से? हमने ये कहा कि जैसे HCl है, HCl, व्हाट डू, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं कर रहा हूँ अभी वो है व्हाट डू all acids have in common। What do all acids have in common? सभी एसिड्स में कॉमनली हमको क्या मिलता है? तो कॉमनली क्या मिलता है? H प्लस आयन। किसी भी एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो हमको H प्लस आयन मिलता है, H प्लस आयन। अच्छा, तो वो कैसे मिलेगा? वाटर में डिजोल्व करना है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? देखिए हमारे पास जो कॉमनली जो हम रिएक्शन देख रहे हैं ना एसिड के, उसमें हम 3 एसिड्स देखेंगे। एक देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक देखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो 3 एसिड्स हम देखते हैं। तो मैं HCl की बात करता हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं HCl और ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है?
एक्वस का मतलब ये है कि पानी था और पानी में आपने एसिड ऐड कर दिया, तो पानी में जब आपने एसिड ऐड करा अब वो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। आपने एक गिलास में पानी लिया, 1 चम्मच ग्लूकॉन डी लेकर आए, आपने उसमें घोल दिया, तो अब वो क्या तैयार हो गया, वो ग्लूकॉन डी का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपने उसमें नमक घोल दिया, तो आप ये कहेंगे कि सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो जब भी कभी जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, तो वाटर में अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और वो चीज़ दिखाने के लिए आपको ब्रैकेट में बस AQ लिखना होता है, AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। अब HCl को जब आपने वाटर में ऐड करा तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होता है, एक तो H+ आयंस टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है, और एक Cl- आयन। तो H+ आयन और Cl- आयन ये दोनों टूटकर अलग हो जाते हैं, दोनों ही एक्वस आयंस होते हैं। दोनों ही एक्वस आयन क्यों है, क्योंकि दोनों ही टूटकर कोई टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं निकलने वाले, पानी के अंदर ही रहेंगे दोनों आयंस। तो इसका मतलब वो भी एक्वस आयन है और वो भी एक्वस आयन है। अब एक और सवाल आता है, तो पहली चीज़ तो आप ये बोलेंगे कि जितने भी एसिड्स हैं दे हैव H+ आयंस इन कॉमन, दैट इज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर H+ आयन सेपरेट्स आउट। पहली चीज़ तो आप ये बोलेंगे, लेकिन अगला ही क्वेश्चन ये होता है कि क्या H+ आयंस जो हैं क्या वो किसी भी एसिड सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? आप कहेंगे नहीं करेगा। H+ आयन लिबरेट हुआ, लिबरेट होने का मतलब क्या, प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस होते ही क्या होगा, प्रोड्यूस होते ही उसको दिखाई देगा कि अरे टेस्ट ट्यूब में मेरे चारों तरफ तो पानी ही पानी है, तो वो जो H+ आयन है ना वो पानी के साथ घुल जाता है, मतलब पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होकर एक नया आयन बनाता है। उस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये जो H+ आयन है, H+ एक्वस आयन, H+ एक्वस आयन या तो सेपरेट आउट होकर बाहर आ जाए, अभी बाहर तो आया नहीं, ठीक है, अंदर ही रहा टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो पानी में घुलता रहा। तो जब H+ आयन पानी के साथ में फर्दर रिएक्ट करेगा तो एक नया आयन बन जाता है H3O+ आयन। H3O+ अगेन ये भी एक्वस आयन ही कहलाएगा, H3O+ एक्वस आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या H+ आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में? हम ये कहेंगे नहीं करेगा। जरा सी देर के लिए H+ आयन लिबरेट हुआ, लिबरेट होते ही मौका नहीं मिलता उसको, तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन के तौर पर रहता है एसिड के अंदर। तो देखिएगा नीचे नोट करके यही चीज़ लिखी हुई है, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयंस के तौर पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। They attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ion H3O+। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है जो रिएक्शन मैंने इधर दिखाया, H+ + H2O gives H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलर का मतलब क्या होता है। असल में दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जैसे H1+ और O2-। तो ये दोनों ना अपोजिट पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स। जैसे हम ये कहते हैं कि मैग्नेट होती है ना, मैं मैग्नेटिज्म पढ़ूंगा इस साल, आप भी पढ़ेंगे, 10th क्लास के सिलेबस में है। तो मैग्नेटिज्म में हम ये देखते हैं कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स हो गए, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो दो अपोजिट पोल्स हो गए, और उन अपोजिट पोल्स की खास बात ये होती है कि अपोजिट जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि H+ है और O2- है, तो ये क्या है, ये अपोजिट पोल्स हैं, ये अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे फटाफट कंपाउंड बनाने। ठीक है, हम ये कहेंगे अच्छा तो सारे के सारे पोलर ही होंगे, पर तो सारे अपोजिट ही होंगे। हम कहते हैं नहीं, कभी भी कैटायन कैटायन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन एनायन एनायन के साथ कंपाउंड बना लेता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड सिलेबस में है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप सितंबर या अक्टूबर में, अभी नहीं। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए पोलर कंपाउंड ये समझिए कि जिसमें एक कैटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं पोलर। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाटर नॉन पोलर भी होता है? क्या वाटर नॉन पोलर भी होता है? नहीं, कहते हैं हाँ जी नॉन पोलर भी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी कभी कैटायन भी है और कभी कभी एनायन भी है। तो क्या होता है कि ये जो H है ना, अगर ये माइनस है और ये जो O है ये भी माइनस है, तो भी वाटर बन जाता है, तो भी वाटर बन जाता है 2-, तो भी वाटर बन जाता है। वो कैसा बनेगा वो आराम से पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी।
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये वाला वाटर नहीं चाहिए, ये वाला वाटर चाहिए जिसमें प्लस और माइनस वाले आए, इसलिए उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, वाटर का पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, आगे चलते हैं पेज नंबर 13 पर देखिए, दस अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो सारे के सारे जो एसिड्स हैं एक कॉमन थिंग ये होती है कि दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते ही करते हैं। अब हमने एग्जांपल जैसे लिया HCl का, HCl के अलावा भी तो सारे एसिड्स हैं, उनकी भी बात करते हैं। तो देखिएगा क्या होगा जब मैं H2SO4 की बात करूँगा, तो H2SO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें मेरे को क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस आयन, H प्लस एक्वस आयन, और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस एक्वस आयन। ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस है, और सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2 माइनस होती है, तो टूट गया। उसके बाद चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, कैसे बैलेंस करेंगे, अरे इधर हाइड्रोजन का 1 है, इधर हाइड्रोजन के 2 है, इसके आगे 2 लगा, हो गया बैलेंस। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, बैलेंस, ठीक है ना, ये करते हैं। उसके बाद अगला देखिए, एक और खतरनाक एसिड है, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं, तो डेंजरस एसिड्स होते हैं, HNO3। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं या डेंजरस एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको सबको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। मिनरल एसिड्स का मतलब है ऑल द एसिड्स विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी, नेचुरली अकरिंग एसिड नहीं है, दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी। तो ये जो HNO3 है, इस HNO3 का क्या होगा, ये भी स्प्लिट होकर क्या बना देगा, H प्लस और NO3 माइनस। चलिए हमको बताइए कि ये ज़्यादा देर तक H प्लस के तौर पर रहेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर वाटर मौजूद है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम में। उसके बाद एक और मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड मतलब जिसको लैब में प्रिपेयर करा जा सके, लेकिन डेंजरस नहीं है, वो CH3COOH, ये एसिडिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, CH3CO माइनस, ये क्या कहलाता है, मतलब एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, और साथ में एक आ जाएगा H प्लस आयन, H प्लस। ठीक है, तो सब में कॉमनली क्या चीज़ लिबरेट हो रही है, H प्लस लिबरेट हो रहा है। इसकी भी एक लंबी कहानी है। हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो मैक्सिमम कंपाउंड्स 99% कंपाउंड्स में पहले कैटायन और बाद में एनायन लिखा जाता है। ये भाई साहब ने कुछ उल्टा है कि पहले तो एनायन को लिख रहे हैं, बाद में कैटायन को लिख रहे हैं। ये 12th में पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं, अभी एक्सेप्शनल केस समझकर बस याद कर लीजिए, ठीक है, तो अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, 12th में डिटेल में पढ़ेंगे ये। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। हमने ये देखा कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या है, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन H प्लस आयंस। तो ये तो सभी एसिड्स में कॉमन चीज़ है ना, लेकिन क्या जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्या चीज़ बोली, देखिए दो चीज़ें उल्टा बोलूँगा मैं। पहला तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल द एसिड्स हैव H प्लस आयंस, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि जितने भी एसिड्स हैं सब में H प्लस आयंस होता है। अब इसका उल्टा बोलते हैं, क्या ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग H प्लस आयंस आर एसिड्स। क्या ऐसा होगा कि जितनों के अंदर भी H प्लस आयन है वो सारे के सारे एसिड हैं? ऑब्वियसली नहीं है भाई, H प्लस आयन तो वाटर में भी है, वाटर एसिड है क्या? नहीं है, ठीक है। H प्लस आयन तो ग्लूकोज में भी है, ग्लूकोज एसिड है क्या? नहीं है, ग्लूकोज तो ऐसे ही पी लेते हैं, कोई एसिड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें जिनमें H है, क्या वो एसिड है? तो हम ये कहेंगे नॉट नेसेसरीली ट्रू, ठीक है। लेकिन जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर H प्लस आयन मिलेगा, दिस इज नेसेसरीली ट्रू, ये ट्रू है। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। तो ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड्स में तो हाइड्रोजन होता है, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। लेकिन जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स नहीं होते। इट कैन बी शोन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। फिक्स 2 iron nails on a rubber cork and place a cork in a beaker as shown, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 14 पर आ जाइए, एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में ये दे रखा है पेज नंबर 14 पर,
एक कंटेनर है, इसमें नीचे पे रबर की कॉर्ड फिक्स कर दी, उसके ऊपर एक आयरन नेल और एक और आयरन नेल लोहे की कील इसमें ठोक दिया है। उसके बाद देखिए मैंने क्या करा कि ये 2 आयरन नेल यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद एक वायर लिया, उस वायर को इस आयरन नेल्स के साथ में बांध दिया, फिक्स कर दिया। एक ब्रैकेट बनाया ऐसे, उस ब्रैकेट के बीच में डॉट लगा दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा अब आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ब्रैकेट बना के उसके बीच में डॉट लगाने का मतलब होता है स्विच। ये स्विच है किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर लगा दिया एक बैटरी। बैटरी का सिंबल होता है पैरेलल लाइन से, बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, पैरेलल, ये बना दिया। ये बनाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। और ये जो वायर है, वायर का दूसरा हिस्सा मैं यहाँ पर लेकर आ गया, फिक्स कर दिया। तो अब आप ये देखिएगा, ये स्विच है हमारे पास, स्विच। अब आप ये देखिए, अगर मान लीजिए ये बैटरी है, इधर स्विच है, स्विच को ऑन करा, स्विच को ऑन करा, अगर ये वायर सीधा इससे जुड़ा हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो वायर को तब तो बल्ब को ग्लो होना ही होना था। लेकिन अब क्या है कि अब ये वायर और ये वायर ये आपस में अगर जुड़ेंगे तभी वो चीज़ हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है। या फिर एक दूसरा काम कि ये जो वायर्स हैं ये इधर से और इधर से जिस लिक्विड में डूबे हुए हैं वो लिक्विड कंडक्टर हो, समझ गए? कंडक्टर हो यानी कि करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे, कंडक्टर हो। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर मैंने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4 या HCl, कोई भी ऐसे हमने डाल दिया। तो जब हमने ऐसे डाला तो हमने देखा कि अरे ये तो ग्लो कर दिया। ठीक है। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। छींक आई थी बड़ी तेज मेरे को। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू, थैंक यू। डाइल्यूट H2SO4। अब आप ये देखिए यहाँ डाइल्यूट H2SO4 है। अगर डाइल्यूट H2SO4 ना डालूं मैं और यहाँ पर डाल दूं ग्लूकोज तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ग्लूकोज के केस में बल्ब विल नॉट ग्लो। तो पेज नंबर 14 पर ऊपर जो 2 डायग्राम बना रखे हैं उसमें एक में ये दिखा रखा है कि डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन है और एक में ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा और H2SO4 के केस में बल्ब ग्लो करेगा। सर पर वाटर भी तो कंडक्टर है। वाटर कंडक्टर है लेकिन प्योर वाटर कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। सॉल्ट वाटर जरा सा नमक उसके अंदर बोल दीजिए फिर कंडक्शन शुरू हो जाए। ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद रीजन देखिए इसका। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट, H+ आयंस। तो एक्वा सॉल्यूशन, एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसके अंदर H+ आयंस होते हैं, इस वजह से वो कंडक्ट करता है। अब करंट को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास फ्री आयंस का होना ज़रूरी है, तो उसके पास फ्री H+ आयंस होते हैं, इस वजह से कंडक्शन होता है। उसके बाद देखिए, while due to the absence of ions in glucose solution and alcohol solution they do not conduct electricity। अगला देखिए, distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound like acids or bases or salts dissolved in it। तो distilled water में किसी भी तरीके के कोई भी आयनिक कंपाउंड्स एडेड नहीं होते उनके अंदर, इस वजह से वो कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। चलिए जी, अगला टॉपिक करूँगा, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी आप
H2O में आयंस तो होते हैं लेकिन डिसोसिएट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। अगला देखिएगा, अगला है एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड्स भी जो हैं वो वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर a substance will not form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior. It can be shown with the help of the following experiment. अब एक एक्सपेरिमेंट और देखिएगा जिससे ये समझ में आता है कि वाटर की एब्सेंस में कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है। देखिए, फर्स्ट है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, solid sodium chloride NaCl in a clean and dry boiling tube and add some concentrated sulfuric acid to it very carefully. Fit a rubber cork with a small glass delivery tube in the mouth of the boiling tube as shown in figure. Concentrated sulfuric acid reacts with sodium chloride to form hydrogen chloride gas. The HCl gas starts coming out of the open end of the glass tube. ठीक है, अब देखिएगा करा क्या है हमने यहाँ पर, इसमें जो डायग्राम बना रखा है उसमें 3 अलग अलग ट्यूब्स बनाकर दिखाई हैं। हाँ जी, तो एक टेस्ट ट्यूब हमने इधर बनाया, इसमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब फेंक ली हमने, यहाँ पर सॉलिड NaCl था, सॉलिड NaCl आप समझ गए मुझे नमक है, और इसमें है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो रिएक्शन हमें पता ही है क्या होगा, NaCl प्लस H2SO4, Na 1 प्लस Cl 1 माइनस H1 प्लस SO4 2 माइनस। तो Na इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, तो HCl जो है वो गैस के तौर पर रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, HCl गैस बनेगी यहाँ पर। तो अब हमने क्या करा कि जैसे ही हमने इसके अंदर ये मिक्स करा, मिक्स करते ही इसके जो माउथ है, इसके माउथ पर हमने रबर कॉर्क लगा दिया।
इसके माउथ पर हमने रबर कॉर्ड लगा दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर HCl गैस को जो रास्ता मिलेगा, HCl गैस वहीं से तो बाहर निकलेगी। HCl गैस को यहाँ से रास्ता मिला, वो ऐसे बाहर निकल गया। हमने क्या करा, लिया यहाँ पे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। हमने क्या देखा, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर ने लिया था ब्लू कलर का। तो कायदे से जो HCl जो गैस है, HCl गैस क्या है, HCl गैस एक एसिडिक गैस है, और एसिडिक गैस जो है वो एसिडिक गैस जो है वो क्या करेगी, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। उसने करा ही नहीं। फिर हमने क्या करा, क्यों नहीं करा? वही तो समझा रहा हूँ। अब हमने लिया मॉइस्ट, गीला कर दिया ब्लू लिटमस पेपर को, हमने गीला कर दिया। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। अब ये जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है ये लाल हो जाता है। हाँ जी, मेरी आवाज़, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर दिखाई दे रही है? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, पता नहीं इधर क्यों लिखा हुआ आ रहा है और इंटरनेट इज अनस्टेबल। जैसे कभी कभार ना बीच हो जाता है। अच्छा, चलिए, तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो तभी शो करता है जब वाटर की प्रेजेंस हो, वाटर की प्रेजेंस हो। यहाँ पर ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था तो ये रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये एज इट इज़ रहा। लेकिन जैसे ही हमने ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा सा गीला कर दिया, तो यानी कि हम HCl गैस में और ब्लू लिटमस पेपर के बीच में वाटर की एक लेयर आ गई, हमने उसको गीला कर दिया। तो वो जो HCl है वो HCl पहले वाटर के साथ मिक्स होकर थोड़ा सा उसमें वाटर की प्रेजेंस आ जाएगी, एसिड में वाटर की प्रेजेंस आ जाएगी। फिर वो ब्लू लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा फिर वो उसको रेड बना देगा। ठीक है, तो वही देखिएगा। HCl gas dissolved in the water present in wet litmus paper to form hydrogen ions, H plus ions, and thus turns blue litmus paper red. ये मैंने पढ़ा है पेज नंबर 15 की बिल्कुल लास्ट वाली लाइन। रीजन, HCl gas dissolves in the water present in wet litmus paper to form hydrogen ions, H plus ions, and thus turns blue litmus paper to red. ठीक है, फिर वो blue litmus को red में कन्वर्ट कर देता है। पेज नंबर 16 पर आइए। पेज नंबर 16 पर है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स।
तो वो तो हम पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते क्या हैं, लेकिन अब क्या है वो सुन लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? An acid which is completely ionized in water thus produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid. Example HCl. एक एसिड जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाने का मतलब क्या है कि H+ आयंस पूरी तरीके से टूट जाते हैं, ठीक है, आयनाइज हो जाते हैं, thus produces a large number of H+ आयंस, जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl, ठीक है। The signal arrow pointing towards right in the above equation indicates that hydrochloric acid, यानी कि HCl, is completely ionized to form ions. H2SO4 and HNO3 are also strong acids. H2SO4 और HNO3 ये भी strong acids होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा weak acids. Weak acids क्या होते हैं? ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते। तो ये देखिए, an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ions is called a weak acid. Example acetic acid. तो ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब कम इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो CH3COOH, यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? CH3COO- और H+, और इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ये जो एरो है डबल साइड एरो बनाते हैं ऐसे, मतलब ये टूट कर ये बना देगा और इसको वापस ज्वाइन करेंगे तो वापस CH3COOH मिल जाएगा। ये होता है। The double arrow pointing towards right as well as left in the above equation tells us that acetic acid does not ionize fully to form hydrogen ions. Carbonic acid H2CO3 and sulfurous acid H2SO3 are also weak acids. बस सिंपल सी एक डेफिनेशन याद रखनी है। Acids which completely ionizes to form H+ ions in large quantity are called strong acids. Acids which partially ionize to produce small quantity of H+ ions उनको बोलते हैं weak acids। फिर है नोट जो लास्ट में है, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions per unit volume decreases. concentration जो है उसका डिक्रीज हो जाता है जब हम उसको पानी उसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है अब वो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री, ये एक बार पढ़ देना, बाकी फिर बेसिस करवाता हूँ। आंसर शीट्स आपको दूंगा कल दे दूंगा सर, 2 ही मिनट क्यों? ऐसे। चलिए जी, आज इतने करते हैं, बाकी कल देंगे। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। ओके जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, फोन कर दो।